Good morning student, how are you? Fine? Okay. इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 12 बायो, और ये है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। और चैप्टर अपना कौन सा चल रहा है? 5, और ये शायद उसका पार्ट 2 है, ठीक है। हम पढ़ रहे थे वाटर, जो प्लांट वाटर जो रिलेशन होता है उसके बारे में, और इससे पूर्व हमने डिफ्यूजन को पढ़ा था। डिफ्यूजन जो था क्या चीज़ होती है ये आपको पता लग गया हो गया कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस होती है, ठीक है। प्रोसेस होती है किनके मध्य? द सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस, जो कि एक स्थान से, ठीक है, एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। और इसी गति का जो रीजन होता है वो उन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर उपस्थित जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसका कारण होता है, ठीक है। तो ये कारण भी मैंने आपको बताया था कि ये किसके कारण होता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल सब्सटेंस आर ए स्टेट ऑफ मोशन, एक गति की फॉर्म में होते हैं, और जिसके कारण वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। और उसी मूवमेंट का परिणाम होता है कि वो अपने हायर कंसंट्रेशन रीजन से और लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। जहाँ से हायर कंसंट्रेशन होता है, रीजन क्षेत्र होता है जो, उससे किधर जाते हैं? वो लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर मूवमेंट करते हैं, और इसे ही हम डिफ्यूजन का नाम देते हैं। जो हम पढ़ रहे थे वो था कि अफेक्टिव फैक्टर ऑफ डिफ्यूजन। क्या पढ़ रहे थे? अफेक्टिव फैक्टर। कुछ फैक्टर हम पढ़ रहे थे जो कि प्रभावित करते हैं, किसे? डिफ्यूजन को प्रभावित करते हैं। और इसमें हमने जो पहला पढ़ा था वो था टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम पढ़ चुके थे कि जैसे जैसे हम क्या बढ़ाते हैं? राइजिंग करते हैं टेम्परेचर में, टेम्परेचर जैसे जैसे राइज होता है, इंक्रीज होती है क्या? जो मॉलिक्यूल सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के साथ साथ ही उनका जो डिफ्यूजन की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके पश्चात जो सेकंड दूसरा जो फैक्टर है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। सेकंड जो फैक्टर है इसका वो है डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, यानी कि जो डिफ्यूज हो रहा है, जो सब्सटेंस डिफ्यूज हो रहा है, जो पदार्थ जो है जो विसरण कर रहा है, उसकी डेंसिटी क्या? उसका जो घनत्व होता है वो क्या करता है? हमारे डिफ्यूजन की दर को प्रभावित करता है। कैसे करता है? ठीक है, इसके अंदर क्या नोट करेंगे आप? इसमें लिखेंगे द रेट ऑफ डिफ्यूजन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी, कोई भी हो जाए, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी substance, the rate of diffusion of any substance is inversely क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? टू द स्क्वायर रूट, टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ठीक है। किसके? डेंसिटी के क्या होता है?
ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है ऑफ द सब्सटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इसे एक बार पूछा गया है बोर्ड की कक्षा में, ठीक है। इसके फॉर्मूले को पूछा गया है कि क्या पूछा गया था कि जो सब्सटेंस होते हैं, डिफ्यूजिंग होने वाले जो सब्सटेंस होते हैं, उनका जो डेंसिटी होती है वो मिश्रण को किस प्रकार से प्रभावित करती है, किस तरह से उसे अफेक्ट करती है। तो क्या बताएंगे, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस, चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, उसके जो विसरण की जो दर होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, कि वो विसरण की जो दर है, अगर इसे फॉर्मूले के रूप में बताएं तो क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी सब्सटेंस, इसे हम लिखेंगे आर के द्वारा। आर इज इक्वल टू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उसका उल्टा होती है। मान लीजिए डेंसिटी को हम डी माने, क्या माने, डेंसिटी को हम डी से व्यक्त करें, तो इसका जो इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होगा वो क्या होगा, इनवर्सली जो प्रोपोर्शनल होगा वो 1/d हो जाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट हो गया ये, ठीक है, ऑफ डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी क्या हो गई, डी हो गई, डेंसिटी क्या हो गई, डी हो गई, और इसका जो स्क्वायर रूट हो गया वो ये हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब इसका व्युत्क्रमानुपाती। कहने का मतलब है कि विसरित होने वाला जो पदार्थ होता है, यानी कि जो सब्सटेंस जो है क्या हो रहा है, जिसका डिफ्यूजन हो रहा है, उसकी जो डिफ्यूजन रेट होती है वो हमेशा विसरित होने वाले पदार्थ का जो घनत्व होता है, अर्थात उसकी जो डेंसिटी होती है, उसके क्या होता है, उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है, या ऑफ द सब्सटेंस, जो पार्टिकुलर सब्सटेंस आपने लिया है उस सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन। इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप इस पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि किस तरह से प्रभावित होता है। कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात ये होती है कि अगर आप क्या करेंगे, घनत्व को क्या करेंगे भाई, घनत्व है यानी कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी का अगर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे डेंसिटी अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है, यानी कि डेंसिटी को अगर आप बढ़ा रहे हैं तो इसी के साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो सब्सटेंस की जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है। स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लो। ओके, इसके पश्चात तीसरा जो है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, तीसरा जो अफेक्टिंग फैक्टर है, थर्ड जो अफेक्टिंग फैक्टर हुआ है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब होता है दाब प्रवणता से, विसरण दाब प्रवणता बोलते हैं इसको। विसरण दाब यानी कि जैसे जैसे विसरण दाब बढ़ता है, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। बस इतना ही समझना है इसके अंदर। डिफ्यूजन प्रेशर अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स का, सब्सटेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी संख्या में अगर बढ़ोतरी होगी तो प्रेशर बढ़ेगा, अर्थात डिफ्यूजन प्रेशर जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे द रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो भी इसके साथ साथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, मॉलिक्यूल्स ऑलवेज डिफ्यूज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा डिफ्यूज होते हैं किधर, फ्रॉम द पैलेस ऑफ देयर हेड, वही सेम है, फ्रॉम द किस स्थान से, फ्रॉम द पैलेस ऑफ देयर हायर, यानी कि उसका जो उच्च जो भाव, हायर डिफ्यूजन प्रेशर, यहां पर से चेंज क्या करना है,
डिफ्यूजन प्रेशर। मॉलिक्यूल्स ऑलवेज डिफ्यूज, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमेशा किधर से विस्तृत होते हैं, वहां से होते हैं जहां पर डिफ्यूजन प्रेशर जो होता है वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। किधर से किधर होंगे, टू द सेम, उसी प्रकार से टू द पैलेस ऑफ देयर लोअर डिफ्यूजन प्रेशर, देयर लोअर डिफ्यूजन प्रेशर। ये तीसरा जो अफेक्टिंग फैक्टर है वो ये क्या है, वो ये है कि जो डिफ्यूजन जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, यानी कि दाब प्रवणता जो होती है, यानी कि विसरण दाब जो प्रवणता होती है, उसे हम किस रूप में कैसे पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, किसी भी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा डिफ्यूज होते हैं किधर से किधर की ओर, अपने हायर डिफ्यूजन प्रेशर से, अपने अधिकतम विसरण दाब से और अपने न्यूनतम विसरण दाब की और क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। ओके, तो तीन फैक्टर पढ़े हमने, पहला था टेम्परेचर, दूसरा था डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस और तीसरा जो है वो है डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। तीनों को आप याद रखेंगे। दूसरे वाला जो इंपॉर्टेंट है यानी कि वो वाला R = 1/d, ठीक है, स्क्वायर रूट जिसका। ये तो हो गए फैक्टिंग अफेक्टर। डिफ्यूजन को जो प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट, क्योंकि हम प्लांट बॉटनी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसके अगर हम क्या पढ़ें, अगर इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंस यानी कि ऑफ डिफ्यूजन इन प्लांट, डिफ्यूजन इन प्लांट कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है, क्या महत्व होता है डिफ्यूजन का प्लांट के अंदर। डिफ्यूजन जो होता है प्लांट में कहाँ मदद करता है, तो कुछ होता है जैसे एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। पहला जो है इसका इंपॉर्टेंस वो क्या है, एक्सचेंज O2 एंड CO2। O2 और जो CO2 का जो एक्सचेंज होता है वो क्या करता है, ठीक है, किससे, बिटवीन प्लांट के जो विभिन्न जो पार्ट होते हैं अलग अलग, ठीक है ना, उसके अंदर, या फिर ये कहें कि एक्सचेंज O2 एंड CO2 बिटवीन प्लांट्स एंड एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर होता है उसके बीच में, ठीक है। प्लांट और एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण जो होता है और वो और जो पौधा होता है उसके मध्य में O2 और CO2 के एक्सचेंज के लिए क्या काम में आता है, डिफ्यूजन काम में आता है, ठीक है। ये पहला इंपॉर्टेंस हो गया इसका। अगर दूसरे इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो क्या करता है, डिस्चार्ज ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। ये डिस्चार्ज करता है किसे, और वाटर वेपर, डिस्चार्ज ऑफ वाटर वेपर किसके अंदर, इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये दूसरा हो गया है। और पैसिव एब्सॉर्प्शन भी करता है ये, और तीसरा है पैसिव एब्सॉर्प्शन, पैसिव एब्सॉर्ब करता है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है इसके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वातावरण से प्लांट और एटमॉस्फेयर के बीच में जो CO2 और O2 का जो आदान प्रदान होता है वो किस कारण होता है, तो आप क्या बताएंगे, डिफ्यूजन के कारण होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बस यही है। साथ ही साथ कभी कभी पैसिव जो एब्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस होती है उसमें भी डिफ्यूजन जो होता है वो काम में आता है। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय रूप से जो मिनरल्स होते हैं उनका सोयल से
आप जानते हैं कि पेड़ पौधे अपने न्यूट्रिशन के लिए सॉइल के ऊपर डिपेंड करते हैं और सॉइल में विभिन्न प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं वो उपस्थित होते हैं और उन्हें जड़ों के द्वारा क्या करना पड़ता है, एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो जड़ों के द्वारा जो एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है मिनरल्स की, ठीक है, उसके कुछ वे होते हैं, कुछ तरीके होते हैं और उन तरीकों में दो तरीके होते हैं। एक तो पैसिव एब्सॉर्प्शन होता है, एक एक्टिव एब्सॉर्प्शन होता है। तो पैसिव जो एब्सॉर्प्शन होता है वो किसके कारण होता है, डिफ्यूजन के कारण होता है। तो इसे अगर आप पूरी लाइन कंप्लीट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पैसिव एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, ठीक है, फ्रॉम सोयल, ओके। तो पैसिव एब्सॉर्प्शन करता है किनका, मिनरल्स का, किससे, सोयल से। किसके माध्यम से होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। तो ये तो इसके फैक्टिंग फैक्टर थे, ओके, नोट कर लीजिए इन्हें। मिटा देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब होता है, पारगम्यता। आप जानते हैं कि परमेबिलिटी जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट शब्द हो जाता है किसके लिए, हमारे ऑस्मोसिस को समझने के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिफ्यूजन के पश्चात पढ़ेंगे इस पार्ट में वो है ऑस्मोसिस, ठीक है। और ऑस्मोसिस को समझने के लिए परमेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी होता है। परमेबिलिटी होता क्या है, एक्चुअल में परमेबिलिटी जो होता है वो एक ये समझ लीजिए कि एक गुण होता है, एक विशेषता होती है, ठीक है, और एक मैकेनिज्म है, एक प्रोसेस होती है जो कि कहाँ से, जो हमारी जो सेल वॉल होती हैं या जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक, उस मेम्ब्रेन से पार होके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना, वो आप जानते हैं कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। और जब दो कोशिकाएं जो होती हैं, दो सेल्स होती हैं, दो प्लांट सेल्स जो मान लीजिए एक दूसरे से इस तरह से जुड़ी हुई है, और अगर इनकी हम एक चित्र बनाने की कोशिश करें, एक डायग्राम अगर हम इसका बनाएं तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम जो होता है वो हमें अक्सर देखने को मिलता है। इनके मध्य इस तरह से मान लीजिए कि दो सेल्स आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। ये बाहर वाला जो भाग होता है इसे हम कहते हैं सेल वॉल, समझना इसको अच्छी तरह से, सेल वॉल होता है। ये जो होती है, ये अंदर वाली जो होती है इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर वाला जो बीचों बीच जो सबसे अंदर की जो पार्ट होता है, जो मध्य में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वोक्यूल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसे हम वोक्यूल्स कहते हैं। और कहीं न्यूक्लियन वगैरह या पूरा ये साइटोप्लाज्म होता है। तो इस तरह की डायग्राम आपको पता होगा कि ये सेल वॉल होती है जो सबसे बाहर होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। बात यहाँ पर ये आती है कि विसरण या ऑस्मोसिस यानी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के माध्यम से ही क्या आते हैं, हमेशा वाटर जो होता है या फिर मिनरल्स जो होते हैं वो क्या आते हैं, कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। तो कोशिका में प्रवेश करते वक्त यहाँ पर दो चीजें सामने आ जाती है। मान लीजिए इस कोशिका से और इस कोशिका के बीच में, ठीक है, यहाँ से ये यहाँ भी कोशिका जो होगी इस तरह से, एक सेल से दूसरी सेल्स के अंदर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहा है, पानी जा रहा है, मिनरल्स जा रहे हैं, ठीक है। खासकर हम पानी की बात करते हैं क्योंकि वाटर रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो पानी अगर इस कोशिका से इस कोशिका के अंदर जा रहा है तो उसका दो चीज़ों के साथ सामना होगा, एक तो पहले सेल वॉल के साथ और फिर सेल मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। तो सेल वॉल और जो सेल मेम्ब्रेन होती है उससे होकर पानी का एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या किसी कोशिका में प्रवेश करना जो है वो क्या कहलाता है, परमेबिलिटी कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, परमेबिलिटी कहलाता है। अब इसकी हम परिभाषा पर बात करते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो परमेबिलिटी जो होती है उसकी डेफिनेशन होगी द मैकेनिज्म ऑफ एंट्री और एग्जिट
द मैकेनिज्म, ये एक मैकेनिज्म होती है MECH, द मैकेनिज्म ऑफ एंट्री और एग्जिट, द मैकेनिज्म ऑफ एंट्री ऑफ एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस, the mechanism of entry or exit of any substance in a living cell, in a, क्या हो रहा है, लिविंग सेल, एक जीवित जो कोशिका होती है उसमें पदार्थों का जो प्रवेश है और उनका जो बाहर निकलना होता है, ठीक है ना, वो जो प्रक्रिया होती है वो किस पर डिपेंड करती है, सेल डिपेंड किस पर डिपेंड करेगी, ऑन ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ऑन ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। इट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है, परमेबिलिटी कहलाती है, क्या कहलाती है ये, परमेबिलिटी कहलाती है। द मैकेनिज्म ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ एनी सब्सटेंस इन ए लिविंग सेल्स डिपेंड ऑन ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, इस शब्द को ध्यान रखेंगे कि जो कोशिकाएं होती हैं, लिविंग जो सेल्स होती हैं, स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी होती है इनकी, यानी कि जो हमारी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर एक विशेष गुण होता है, ठीक है, लिविंग सेल्स कह लें या फिर आप मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, कि उनके अंदर एक विशेष गुण होता है और इसी गुण के कारण क्या होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है, चाहे वो वाटर है या फिर किसी दूसरे प्रकार के मिनरल्स होते हैं, वो कोशिका में प्रवेश कर सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पारगम्यता यानी कि परमेबिलिटी जो होता है वो लिविंग सेल्स का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, और इसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है कि जो सब्सटेंस होते हैं वो कोशिका में प्रवेश कर सकते हैं और कोशिका से बाहर निकल सकते हैं, सेल्स के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी, इसे नोट कर लीजिए। ओके, इसके पश्चात दूसरी जो चीज आती है वो कई बार ये देखा गया है कि सभी जो प्रकार की जो कोशिकाओं की जो स्ट्रक्चर है, प्रत्येक एक जो कोशिका होती है, एक जो सेल्स होती है, उस सेल्स में बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं, और सभी जो स्ट्रक्चर होती हैं उनकी जो परमेबिलिटी जो होती है ना, वो एक प्रकार की नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि सबसे बाहर का जो आवरण, मान लीजिए कि ये हमारी क्या है, एक सेल है, और इस सेल्स जो कि एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के सबसे बाहर जो परत होती है उस परत को हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन आ जाती है, फिर वोक्यूल्स आ जाती है, वोक्यूल्स के चारों ओर की जो लेयर होती है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी परतें जो होती हैं वो मध्य में आ जाती हैं, और इन परतों को पार करके ही क्या होता है, पानी जो होता है वो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। तो परमेबिलिटी जो होती है, इसी प्रवेश के आधार पर ये जो सेल्स होती हैं ये एक कई प्रकार की हो जाती हैं। इनकी हमारी जो कोशिका झिल्लियां हैं या विभिन्न प्रकार की जो परतें होती हैं ये बहुत सारी प्रकार की हो जाती हैं। जैसे कि परमिएबल सेल वॉल जो होती है वो परमिएबल होती है। परमिएबल का मतलब पूर्ण रूप से पारगम्य होती है, अर्थात इससे पानी भी यानी कि सोलवेंट भी, सोल्यूट भी, सभी इससे आर पार जा सकते हैं, ठीक है। तो परमेबिलिटी जो होती है उसे समझने से पहले तीन शब्दों को आपको समझना बहुत जरूरी होता है। वो क्या कहें, एक होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सोलवेंट, और तीसरा होता है सॉल्यूशन, ठीक है। ये तीन शब्द बहुत जरूरी है। सोल्यूट का मतलब क्या होता है, सोलवेंट का मतलब क्या होता है, और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये तो आप जानते ही हैं अच्छी तरह से। सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन ये आपने केमिस्ट्री में ये चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। यानी कि इनका अगर सोल्यूट की बात करें तो सोल्यूट का मतलब क्या होता है, और सॉल्वेंट जो उसके अंदर डाला जाता है, यानी कि सोल्यूट का मतलब हिंदी में बोले तो क्या होता है, विलायक होता है, अर्थात जिसमें कोई चीज घुलती है, ठीक है।
सॉल्वेंट जो घुलने वाला पदार्थ होता है अर्थात जिसे हम विलय कहते हैं, ठीक है, और सॉल्यूशन, इन दोनों के मिलने से बनी हुई जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाती है, विलयन कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास पानी है, पानी इस समय क्या है, सॉल्यूट के रूप में है। ठीक है, चीनी अगर उसमें आप डाल रहे हैं, घोल रहे हैं, तो वो क्या हो गई, सॉल्वेंट, और चीनी का जो घोल तैयार हुआ वो क्या हो गया, सॉल्यूशन तैयार हो गया। ठीक है, तो इसे आपको समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है परमेबिलिटी को समझना, और परमेबिलिटी जो होती है उसके आधार पर, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो परतें होती हैं वो कई प्रकार की हो सकती हैं। इनमें से नंबर 1 है, परमेबिलिटी की परिभाषा के पश्चात आप डालेंगे परमिएबल। क्या लिखेंगे, परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है कि एक परत, वह परत, द लेयर विच अलाउ, जो कि अलाउ करती है, द लेयर विच अलाउ, किसे अलाउ करती है, अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ, मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ। बोथ का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों, यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं सोल्यूट एंड सोलवेंट। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ, सोल्यूट और सोलवेंट दोनों को अलाउ करती है टू पास थ्रू इट्स, टू पास थ्रू इट्स। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि परमेबल एक परत होती है, परमेबल जो होती है, ठीक है ना, वो एक परत होती है, अर्थात कहने सकते हैं परमेबिलिटी, पारगम्यता के आधार पर जो लेयर्स होती हैं विभिन्न प्रकार की, जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट है, इन सबकी प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो पहली जो है वो परमिएबल, ये एक प्रवृत्ति का नाम है। परमिएबल का हिंदी में अर्थ होता है पारगम्य। ठीक है, पारगम्य यानी कि परमेबल वे परतें होती हैं, ठीक है, द लेयर विच अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ इटसेल्फ, और लिख सकते हैं आप इससे आगे, द लेयर विच अलाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ बोथ, बोथ मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टू पास थ्रू इटसेल्फ, अपने से होकर दोनों को जाने देती है। किस किस को, उससे होकर सॉल्यूट भी जा सकते हैं और उससे होकर सॉल्वेंट भी पास थ्रू हो सकते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, सेल वॉल। क्या होगा, सेल वॉल। सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, परमिएबल होती है। ओके, नोट कीजिए इसे, कोशिका भित्ति। डट डट डट। नेक्स्ट जो है परमिएबल के पश्चात आने वाली जो है, ठीक है ना, सेमी परमिएबल है और इम्परमिएबल है, दो रह गई हैं, सेमी परमिएबल और इम्परमिएबल। उसे हम पार्ट 3 के अंदर आपको बताएंगे और उसके पश्चात, ठीक है, ऑस्मोसिस को पढ़ाएंगे। ओके, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।